नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं कानून की जटिल व तकनीकी भाषा का सरल एवं बारीक विश्लेषण। इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है वादी की ओर से माननीय न्यायालय महोदय को निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना चाहता हूं। यह कि याचिकाकर्ता का विवाह उत्तरदाता के साथ हिंदू विधि के अंतर्गत, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम में उपबंधित है, 6 जून सन 2009 को सीतापुर में उत्तरदाता के पिता के निवास स्थान मणियाहू में संपन्न हुआ था। यह कि याचिकाकर्ता और उसके पिता ने निवास 2,42,000 रुपये मूल्य के सोने तथा चांदी के जेवर प्रचलित प्रथा अनुसार उत्तरदाता को विवाह संस्कार के संपन्न होते समय दिए थे। यह कि पूर्वोक्त दिनांक को विवाह संपन्न होने के बाद 7 जून सन 2009 को याचिकाकर्ता को अपने उक्त निवास स्थान कोहड़ा सुल्तानपुर में लाया और उत्तरदाता याचिकाकर्ता के साथ 1 सप्ताह तक रही और उसके बाद पहली विदाई उसके पिता के घर के लिए 15 जून 2009 को हुई। उसके पिता के घर वाले विदाई कराकर ले गए। इस विदाई पर उत्तरदाता को सभी गहने तथा जेवर, जो कि 2,42,000 रुपये की कीमत के थे, याचिकाकर्ता द्वारा पहनाकर विदाई किया गया था। यह कि विवाह के पश्चात 1 वर्ष के अंदर याचिकाकर्ता उत्तरदाता का गौना कराकर लाया। तब उत्तरदाता 15 दिन तक याचिकाकर्ता के साथ सुख पूर्वक रही और उत्तरदाता उक्त जेवरों को पहनाकर उसके पिता के घर के लिए विदाई कर दिया। यह कि ऊपर नामांकित उत्तरदाता के पिता ने उक्त सभी जेवरों को जो उत्तरदाता के कब्जे में थे दुर्विनियोग कर लिया और उसके बाद उत्तरदाता की अगली विदाई याचिकाकर्ता के साथ करने के लिए टाल मटोल करने लगा। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाता और उसके पिता को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की। वह उत्तरदाता की विदाई कराना चाहता था जिससे अपने वैवाहिक जीवन का आनंद ले सके। याचिकाकर्ता ने जेवरों के लिए वैवाहिक बंधन पर प्रभाव पड़ने नहीं दिया। उत्तरदाता के पिता ने याचिकाकर्ता को डांट कर अपने दरवाजे से भगा दिया और कहा कि अब उत्तरदाता का विवाह वह कहीं अन्यत्र कर देगा। माननीय न्यायालय महोदय को मैं पुनः अन्य तथ्यों के बारे में बताऊंगा। यह कि उत्तरदाता और उसके पिता के इस आचरण से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने सन 2011 में दिवाली के अवसर पर एक बिरादरी की पंचायत की, जिससे उत्तरदाता और उसके पिता को समझाने बुझाने में सहमत हो जाए कि उत्तरदाता याचिकाकर्ता के साथ अपने वैवाहिक जीवन को पुनः आरंभ कर सके। किंतु यह प्रयास भी उसका विफल रहा और पंचों को भी वही उत्तर दिया गया जो कि उत्तरदाता को दिया गया था। इसके बाद 10 वर्षों से कभी भी उत्तरदाता याचिकाकर्ता के निवास स्थान पर नहीं आई है। यह कि उत्तरदाता ने लगभग 10 वर्षों तक की अवधि से याचिकाकर्ता से अविद्यक्त अथवा दूर रह रहा है। यह कि लगभग 10 वर्षों की अवधि से याचिकाकर्ता को लगातार अभित्यक्त करके उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता से ऐसी निर्दयता का व्यवहार किया है कि याचिकाकर्ता के मस्तिष्क में एक युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो गई है कि अब याचिकाकर्ता का उत्तरदाता के साथ रहना क्षतिकारक और हानिकारक होगा। यह कि आज के दिनांक तक याचिकाकर्ता और उत्तरदाता के सहयोग से कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई है। यह कि न्याय के हित में यह इष्टकर है कि न्यायिक पार्थक्य की एक डिग्री याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तरदाता के फेवर में पारित किया जाए। यह कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता के बीच इस याचिका को प्रस्तुत करने में कोई दुर्विसंधि नहीं की गई है। डिग्री याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तरदाता के विरुद्ध पारित की जाए।
यह कि याचिकाकर्ता इस समय सर्वोदय इंटर कॉलेज सीतापुर में एक प्रवक्ता पद पर नौकरी कर रहा है और यह कि याचिकाकर्ता और उत्तरदाता दोनों सीतापुर में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निवास कर रहे हैं और इस याचिका की सुनवाई करने के लिए माननीय न्यायालय महोदय सक्षम है। यह कि बात 8 नवंबर 2011 को उत्पन्न हुआ जबकि उत्तरदाता ने याचिकाकर्ता को पहली बार अभिव्यक्त किया और जब से वह निरंतर अभिव्यक्त किए हुए है। यह कि समुचित न्याय शुल्क याचिका पर अदा किया जा चुका है। अतः मैं माननीय न्यायालय महोदय से अपने क्लाइंट की ओर से अनुरोध करूंगा कि इन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हुए वादी के पक्ष में आप अपना निर्णय प्रदान करें। धन्यवाद। न्यायालय श्रीमान जी से हम निवेदन करेंगे कि हमें उत्तरदाता की ओर से याचिका के दावों का खंडन करने तथा अपना पक्ष रखने का मौका दें। न्यायालय श्रीमान जी से सबसे पहली तो हमें ये बात कहनी है, ये हमारे समाज और परिवार की व्यक्तिगत समस्या जो परिवार की दहलीज में ही हल होनी चाहिए, आज न्यायालय की चौखट तक आ गई। तो सबसे पहले याचिकाकर्ता के हम इस दावे को कि 6 जून सन 2009 को उत्तरदाता के पिता के निवास पर विवाह संपन्न हुआ था, याचिकाकर्ता उत्तरदाता का, हम इसे स्वीकार या तथ्य सही है। लेकिन जो दूसरा तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने 2,42,000 रुपए का जेवर उत्तरदाता को दिया था विवाह के समय, यह सरासर झूठ है। इस पर हम अतिरिक्त कथन में अपना पक्ष रखेंगे। जहां तक विवाह संपन्न होने के 7 जून के बाद विदाई का है और जेवर अपने साथ ले जाने का दावा है, ये पूरी तौर से षड्यंत्र है और सोची समझी साजिश के तहत इससे दावा कर किया। अगर हम बात करें कि 15 दिनों तक सुखपूर्वक रहे, तो हम कहते हैं 15 दिन नहीं, बल्कि हम 7 वर्षों तक साथ रहे, सुखपूर्वक रहे कि नहीं रहे, इसका उत्तर तो अब हमारे अतिरिक्त कथन के तथ्यों के बाद ही मिले। जहां तक बात है दुर्विनियोजन की कि उत्तरदाता के पिता ने याचिकाकर्ता के जेवर का दुर्विनियोजन कर लिया और उत्तरदाता को अपने घर रोक दिया, ये सरासर फर्जी है, झूठा है, मनगढ़ंत है और दबाव बनाने के लिए दावा किया। अगर हम बात करें कि याचिकाकर्ता हमें लेने आया, जैसा कि दावा किया गया, याचिकाकर्ता कभी लेने आया ही नहीं और ये केवल इसलिए बनाया गया है दावा ताकि न्यायालय की सिंपैथी याचिकाकर्ता के साथ। ये दीपावली के टाइम पर पंचायत बुलाने की कहानी पूरी तौर से फिल्मी कहानी, इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ये 10 वर्ष से अभिव्यक्त रखा, अभिव्यक्त रखने वाला प्रश्न ये सरासर झूठ, क्योंकि एक पत्नी पति को अभिव्यक्त घर में भले का रख दे लेकिन बाहर नहीं रख सकती है, वो पति के साथ ही रहती है, उसे छोड़कर नहीं रख सकती। और अगर ये प्रश्न किया जाए निर्दयता पूर्वक व्यवहार है अभिव्यक्त रखना, तो समाज में इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। हम इस तथ्य को भी फर्जी आरोप और अस्वीकार। जहां तक बात है कि संयोग से याचिकाकर्ता उत्तरदाता के संयोग से कोई संतान नहीं, तो न्यायालय श्रीमान जी को बताना चाहेंगे कि यह सत्य है। कारण हमारे निजी मामले हैं, हम उसे न्यायालय के समक्ष नहीं रखते। और ये कि याचिकाकर्ता सर्वोदय इंटर कॉलेज में नौकरी करता है, यह तथ्य बिल्कुल सही है कि नौकरी करता है और आगे हम बताना चाहेंगे कि नौकरी के साथ साथ इन्हें 4600 ग्रेड पे के हिसाब से 31% डीए के साथ लगभग 65,000 रुपए प्रति माह वेतन भी। इस बात को नोट कर लिया जाए, आगे ये हमारे काम आएगा। अब कि ये 8 नवंबर 2011 को ये वाद हेतु उत्पन्न हुआ, जबकि याचिकाकर्ता को पहली बार अभिव्यक्त किया गया हमारे क्लाइंट को। इस वाद हेतु से भी हम इनकार करते हैं।
क्योंकि ये वाद हेतु तो उत्पन्न हुआ, लेकिन दिनांक ये नहीं है और कारण भी। जहां तक न्यायालय शुल्क अदा करने की बात है तो इस पर हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, ये याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व है और न्यायालय में जमा करना। अब हम अपनी तरफ से कुछ कथन, कुछ तथ्य न्यायालय श्रीमान जी के सम्मुख रखना चाहेंगे, प्रकाश में लाएंगे कि उत्तरदाता का विवाह जब हुआ था तो जो 2,42,000 रुपए का दावा किया गया है, चढ़ावा था, ये झूठ है, क्योंकि चढ़ावे में बतौर रस्म 3 चीजें प्रस्तुत की गई थी। वो थी 5,000 रुपए के कीमत की पाए, एक अदद मांगबेदी दी गई थी जिसकी तत्कालीन कीमत मुबलिक 8,000 रुपए, और एक नेकलेस था जिसकी तत्कालीन कीमत 22,000 रुपए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन तीनों की कीमत जोड़ करके 2,42,000 तो कतई नहीं बनी। फिर एक मंगलसूत्र दिया गया था, और न्यायालय श्रीमान जी के साथ साथ यहाँ उपस्थित हमारे मित्र भी जानते हैं कि मंगलसूत्र की ना तो कीमत लगाई जाती है और ना ही मंगलसूत्र की कीमत जोड़ी है, इसलिए उसकी कीमत में हम कोई टिप्पणी नहीं। अब बात करना है कि ये विवाद जो उत्पन्न हुआ, तो देखिए हर लड़की का पिता जैसे अपने लड़की के विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दे सकता है, जो कर सकता है, करता है, वैसा ही मेरे क्लाइंट के पिता ने भी किया। उन्होंने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो अधिक से अधिक हो सकता था दान दहेज दिया, और बड़ी खुशी से शादी हुई, द्वाराचार हुआ, परंपराएं सब पूरी की गई, 7 फेरे हो गए। लेकिन हमारे हिंदू संस्कार में एक रस्म कलेवा के वक्त वर पक्ष को या वर को मांगने का मौका दिया जाए, लेकिन मांगने का मतलब आप भगवान वामन की तरह तो नहीं ना मांग लेंगे कि 3 कदम में सब नाप लिया। कहा कलेवा के समय कि विदाई हम तब करेंगे जब कार बतौर नेक दीजिए। अब हमारे क्लाइंट के पिता ने संपूर्ण अपनी सामर्थ्य लगा करके मोटरसाइकिल तो दी थी, कार की सामर्थ्य थी, बहुत मिन्नतें की गई, बड़ा मनाया गया, सारे मेहमानों ने खुशामद की, लेकिन नहीं, ये मेरा हक है, मैं लेके रहूंगा। ऐसी स्टेज पर मेरे क्लाइंट के पिता ने हाथ जोड़कर ये निवेदन किया कि हमको कुछ वक्त दिया, और याचिकाकर्ता ने 2 साल का वक्त बहुत मर्सी के साथ का तब तक बताओ जमानत हम दिए जा। अब 2 साल का वक्त दिया था, विदाई हो गई, 2 साल का वक्त दिया था, अपने वचन पे कायम, मैं उसका खंडन नहीं करूंगा। 2 साल तक क्या, लगभग 3 साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन अब वही पॉइंट रखता हूं, संतानोत्पत्ति नहीं। कारण क्या था बताने की जरूरत नहीं, न्यायालय समझ। अब जब ये 2-3 साल बीत गए तब इन्होंने कार की मांग शुरुआत कर दी कि हमसे प्रॉमिस किया गया था, हमने अपने वक्त पे नहीं मांगा, अब तो ज्यादा टाइम हो गया, आप कार दीजिए। नहीं कार हो पाई, समझाया बुझाया गया, मध्यस्थ भी आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। फिर इसके बाद हमारे क्लाइंट के पिता, मध्यस्थ और याचिकाकर्ता के बीच एक समझौता हुआ कि हम कुछ और वक्त देते हैं, लेकिन शर्त ये कि हम साथ रखेंगे, जब तक कार नहीं मिलेगी तब तक साथ रहकर भी साथ नहीं रहेंगे। तो सहवास तो हुआ, याचिकाकर्ता ने हमें अपने साथ रखा, लेकिन हम दोनों अजनबी और अनजाने जैसे थे, और ये वक्त जैसा कि हमारे पिता ने या मध्यस्थ ने या परिवारियों ने सोचा था कि साथ रहेंगे, तो संभव है कि समीप भी आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 वर्ष गुजर गए और 4 वर्षों में एक बार भी छूना मुनासिब नहीं समझा, हाथ का पानी पीना मुनासिब नहीं समझा, चेहरा देखना मुनासिब नहीं समझा। 4 साल ये साथ रहते हुए भी सहवास था, लेकिन पति पत्नी हम नहीं रहे।
तो हुजूर से हम जानना चाहेंगे, ऐसी स्थिति में संतान तो नहीं ना होगी, तो संतान वाला दावा खंडित है। अगली बात, ये कहें पंचायत बैठी, कुल मिलाकर के ये 2016 दीपावली की बात, 7 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था। याचिकाकर्ता ने दीपावली के ठीक पहले करवा चौथ के तुरंत बाद सारा जेवर उतरवा लिया, सारे कपड़े रख लिए, केवल एक जोड़ी कपड़े जो पहने हुए थे उसी में जबरदस्ती ले जाकर के पिता के घर छोड़ और कहा कि अब 7 साल बीत चुके हैं, न तुम न तुम्हारा बाप दहेज एक्ट लगवा सकता। अब जब तुम्हारे बाप के पास कार आ जाए तब चली आना कार में बैठ करके, वरना इस दरवाजे का मुंह मत देखना, तुम्हारे लिए मैं नहीं, मेरे लिए तुम। ये शब्द केवल पति कह सकता है, पत्नी कभी नहीं कह सकती है, और वही हुआ। फिर भी हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमारे पास ये समझ नहीं थी। कारण है गरीब है, 7 साल बीत चुके हैं, समाज में अपनी फरियाद नहीं कराना चाहते थे, और हम खुद अनपढ़, मेहनत मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। 2016 से आज 2021 तक हम चुप रहे, हमने एक एप्लीकेशन किसी थाने में, किसी अदालत में कहीं नहीं, संबंध हम बचाना चाहते। लेकिन जैसा कि हमें पता चला कि अब इन्हें दूसरा विवाह करना है, उस दूसरे विवाह को कानूनी दर्जा देने के लिए इन्हें हमें रास्ते से हटाना होगा, और वही षड्यंत्र रचा गया है। ये जुडिशियल सेपरेशन की मांग की गई। भारतीय नारी होने के कारण हम सब स्वीकार कर सकते हैं, साथ रहते हुए भी साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन विवाह एक बार होगा, बार बार नहीं। पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, और हम सपने में भी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और जीते जी पति को छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसका विरोध करते रहे, जब हम इंतजार करते रहे कि किस दिन हमें बुलाया जाए, हम इंतजार करते रहे कि वो मौका आ जाए कि हम खुद अपने कदमों से चले जाएं, हमें स्वीकार करें, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बल्कि 2016 से 2021 तक हमें मिला क्या? कोर्ट का सम्मन, हमें मिला क्या? तलाक की नोटिस। अब इसके आगे हम क्या स्वीकार करने और क्या बर्दाश्त करने, ये सबसे बड़ा जो प्रश्न है भारतीय नारी के लिए, और वही प्रश्न आज विडंबना से मेरे सामने। अब प्रश्न ये है कि जो हम चाहते थे, जो करना चाहते थे, हम आज भी करना चाहते हैं, हम तब भी जाना चाहते थे, हम आज भी जाना चाहते हैं, लेकिन इस पूरे वाकये के बाद कोई अपने दिल पे हाथ रख करके औरत कह दे कि ऐसी स्थिति में इनके साथ जाना हमारे लिए उचित होगा क्या? क्या हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा? क्या हमारी जान जोखिम में ना आ जाएगी? अगर अदालत से इनको हमको डिग्री नहीं मिलती है विवाह विच्छेद की, तो दुनिया से ही हमारा विच्छेद न कर देंगे। हम कैसे विश्वास कर लें इस बात पर? हम किस तरीके से इनके साथ चले जाएं? इसलिए हम ना तो इनके साथ जाएंगे और ना ही इनकी डिग्री का समर्थन करते हैं, बल्कि आज जब मामला इस न्यायालय में आ ही गया है तो न्याय की मांग हम भी करते हैं। जब इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सरदोदा इंटर कॉलेज में ये बताओ टीचर 65,000 रुपए मैंने नोट करवाया था, 4600 की 31% डीए के साथ वेतन मिलता है, तो उसमें से 25,000 रुपए बतौर भरण पोषण हमें दिए जाए कि मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो षड्यंत्र है विवाह विच्छेद की डिग्री देने के लिए न्यायिक तथाकथित का सहारा लिया गया, इस डिग्री को तत्काल खारिज कर दिया गया। और बीते हुए वक्त 2016 से जब से इन्होंने हमें चुना, विगत 5 वर्षों का प्रति माह 25,000 रुपए के हिसाब से मेरा भरण पोषण का भुगतान कराया जाए, और उस पर मिनिमम 6% ब्याज जैसा कि विधि में है या न्यायालय उचित समझे, उस ब्याज की धनराशि के साथ एक मुफ्त भुगतान का दिया है। यही मेरी न्यायालय से प्रार्थना है, गुजारिश है। धन्यवाद। तमाम मामले और दोनों पक्षों को सुनने व गवाहों
गौर करने के पश्चात न्यायालय यह आदेश पारित करता है कि वादी प्रतिवादी को बतौर भरण पोषण रुपए 1000 प्रतिमाह भुगतान करे अथवा 3 माह में पक्षकार अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का प्रयास करे।